नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि किन्सियन एग्रीगेट सप्लाई क्या है, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो जानना चाहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअली किन्स का नहीं समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो फिर ये नहीं समझ में आता है कि वो डायग्राम के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं करूंगा कि व्हाट इज किन्सियन एग्रीगेट सप्लाई और किस तरीके से इसे हम प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। दोस्तों, किन्स ने कहा कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वहां स्टेब्लिश होगा जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। जहां इकोनॉमी में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगी वही इफेक्टिव डिमांड होगा और वहीं पर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट और इनकम का जो है डिटर्मिनेशन होगा। जब किन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इंटरेक्शन की बात करते हैं और इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं तो दोस्तों एक सवाल उत्पन्न होता है कि व्हाट इज एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड और व्हाट इज एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई। बहुत क्रिस्टल क्लियर आप समझ लीजिए कि किन्स के मॉडल में जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है दोनों ही फ्लो वेरिएबल है, दोनों ही फ्लो वेरिएबल है। एग्रीगेट डिमांड किसी एक अकाउंटिंग ईयर में जो इकोनॉमी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी एजेंट है, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और एक्चुअल में जो ये डिमांड है कंजम्पशन की डिमांड, इन्वेस्टमेंट की डिमांड या फिर गवर्नमेंट की डिमांड, वो एक्चुअली वो प्लान क्या बना रहे हैं कि हम कितना डिमांड करेंगे, कितना खर्च करेंगे, ये इकोनॉमी के कुल मांग को दिखाता है। इसका मतलब जो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है वो किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड नहीं है। इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है सबकी डिमांड है। दूसरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक अकाउंटिंग ईयर में, इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ जो एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान्ड है कि ये हम एक्सपेंसेज करेंगे, ये हम डिमांड करेंगे। वहीं पे जब आप एग्रीगेट सप्लाई की बात करिएगा तो एग्रीगेट सप्लाई ये दिखाता है कि एक्चुअली में जो प्रोड्यूसर है वो एक अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन, दिस इज प्लानिंग। वो प्लान क्या कर रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है वहीं पे आप देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है। आप देखते हैं किन्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। किन्स ही वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जो बताते हैं कि क्लासिकल के विरुद्ध अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्लासिकल ने जो बात किया था वहां वो फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात किए थे। वो कहते थे इकोनॉमी में हमेशा ही फुल इंप्लॉयमेंट होगा और अगर कहीं डेविएशन होगा तो मार्केट अपने आप को रीएस्टेब्लिश कर देगा। लेकिन किन्स का मानना है कि हो सकता है इकोनॉमी में फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फिर अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब पूर्ण रोजगार संतुलन भी हो सकता है और अपूर्ण रोजगार संतुलन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लोगों को रोजगार न मिले और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। ये जो है किन्स का मानना था कि ये जो है सामान्य बात है, ये हो सकता है। ये किन्स इसको एक नॉर्मल इवेंट मानते हैं, किन्स एक इसे सामान्य घटना मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर तो हो लेकिन इकोनॉमी में जो टोटल कैपेसिटी वो फुल यूटिलाइज ना हो, लोग बेरोजगार हैं, जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज है। तो अंडर यूटिलाइजेशन के सिचुएशन में अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि किन्सियन सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पाई जाएगी। हो सके कि वहां पे सबको पूर्ण रोजगार नहीं मिला हो लेकिन इकोनॉमी संतुलन में आ जाती है। तो इस आपने छोटे से बात में समझ लिए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां बराबर होते हैं वही इकोनॉमी में जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जा सकती है। वो फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकती है और वो अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकती है। यहां पे मैं बात करूंगा क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई। क्लासिकल जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आप देखोगे वाई एक्सिस के बिल्कुल जो है पैरेलल होगा या फिर एक्स एक्सिस के वर्टिकल होगा। ये आप देखिए एग्रीगेट सप्लाई दिखाया गया है और ये प्राइसेस दिखाया गया है। मतलब आप देखो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे यहां पे एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल है, कीमत के घटने बढ़ने पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इवन अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड घट जाए बढ़ जाए तो एम्प्लॉयमेंट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कीमतें प्रभावित होंगी। किन्स में आप देखोगे जो एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई है वो एक्स एक्स के जो जीडीपी और इनकम में लिखा हूं, यहां पे अगर हम जीडीपी और इनकम को मान लें तो जीडीपी और इनकम के बिल्कुल पैरेलल है
और जहां ये YF लेवल को प्राप्त कर लेता है, जहां सबको पूर्ण रोजगार मिल जाता है, ये एग्रीगेट सप्लाई फिर से वर्टिकल हो जाता है, लाइक किन्सियन, लाइक क्लासिकल। तो आप देखो, अगर हम इसे A, B और C में बांट लें तो A से B तक पूरा का पूरा एक किन्सियन रेंज है, किनेसियन रेंज है, पूरा का पूरा किनेसियन रेंज है। और उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, जब सबको पूर्ण रोजगार मिल जाता है, तो पूर्ण रोजगार पे जो पूर्ण पूर्ति होगी वो क्या होगी, ये जो है वर्टिकल हो जाती है। और ये जो है आप देखते हैं कि ये क्लासिकल रेंज आ जाता है। कहने का मतलब है, जब किन्स 1930 में आते हैं, जो महामंदी होती है, तो इस समय गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत ज्यादा सप्लाई हुई रहती है। ऐसे में मान सकते हैं कि बिना कीमत को बढ़ाए हुए आप सप्लाई दे सकते हो, क्योंकि इकोनॉमी में जो है अनयूटिलाइज्ड जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत है, डिमांड बहुत कम है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को दिया हुआ मान सकते हो। इसलिए देखोगे डिमांड बढ़ने के बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ेगी और ये सप्लाई कर दिखाई देगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया, दिस इज क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज किन्सियन एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो, अब प्रश्न ये है कि बहुत से किताबों में आप स्पष्ट रूप से पाते हैं कि देयर इज नो एक्टिव रोल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन किन्स के मॉडल। किन्स के मॉडल में एग्रीगेट सप्लाई का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है। एग्रीगेट डिमांड प्ले एक्टिव रोल। किन्स के मॉडल में समग्र मांग ही सब कुछ कर देता है, क्योंकि सप्लाई तो दिया हुआ है, तो डिमांड बढ़ाओगे उतना नेशनल इनकम, उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। इट मीन टू से जो किन्सियन इकोनॉमी है पूर्णतः डिमांड साइड इकोनॉमी है। वहां पे सप्लाई दिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि पूरा हॉरिजॉन्टल है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो चुका है, सिर्फ डिमांड बढ़ाइएगा और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। अब जरा देखो कि अगर ये वाला डायग्राम को हम देखें, तो जब सप्लाई दिया हुआ है, अगर हम डिमांड बढ़ा दें तो देखिए कुछ नहीं, सिर्फ डिमांड बढ़ाने से ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी। देयर इज नो रोल ऑफ सप्लाई का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड ही रोल प्ले कर दे रहा है। लेकिन जब आप किन्सियन क्रॉस को दिखाते हैं तो एक लाइन यहां खींचते हैं 45 डिग्री, और इसको आप y = AS या फिर y = E कहते हैं, और इसी को एग्रीगेट सप्लाई के रूप में प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये है क्या। ये जो लाइन हम खींचते हैं 45 डिग्री से, और आपको याद होगा कि जब भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग जो किन्सियन क्रॉस को दिखाते हैं, किन्सियन क्रॉस को जब दिखाते हैं तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देखिए, इसको हम लोग मानते हैं कि ये हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड है, और यहां से हम लोग इफेक्टिव डिमांड निकालते हैं। ये हमारा होता है इफेक्टिव डिमांड। मतलब प्रभावी मांग जो है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रभावी मांग है, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरेक्ट करते हैं। यद्यपि y = AS एग्जैक्ट एग्रीगेट सप्लाई नहीं है। तो ये क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई को देखूं किस में, तो यहां पे आप एग्रीगेट सप्लाई ले लीजिए और यहां पे जीडीपी और या इनकम ले लीजिए। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीगेट सप्लाई ये दिखाता है कि इकोनॉमी में प्रोड्यूसर एक्चुअली एक अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की प्लान बना रहे हैं, डिजाइड करते हैं। इसी को हम कहते हैं एक्स एंटे, मतलब वो प्लान क्या कर रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी मात्रा को प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये जीडीपी है, तो आप जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है, एक वर्ष में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे एक्चुअली उतनी ही सप्लाई होगी। तो एक तरफ इनकम और एक तरफ प्रोडक्शन, इसलिए जो 45 डिग्री की लाइन हम खींचते हैं वो एक साथ एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों को ही दिखाता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप लोग देखोगे तो ये जो चीज एग्रीगेट सप्लाई होगी वही इनकम होगी। इसका मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं, इसका प्रत्येक बिंदु समता दिखाएगा, इक्वलिटी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड आउटपुट, या जीडीपी आप मान लीजिए। एवरी पॉइंट ऑफ E = S लाइन रिप्रेजेंट इक्वलिटी ऑफ जीडीपी एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसीलिए हम इसे एग्रीगेट सप्लाई मान लेते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु जो है दिखाता है जीडीपी या इनकम, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, जो सप्लाई करना चाहता है, उसके इक्विलिब्रियम को। इसलिए दोस्तों, इसको हम किन्सियन क्रॉस में इसी से इफेक्टिव डिमांड निकालते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई क्या है, और जब डायग्रामेटिक हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किन्स का, तो क्यों हम इस तरह के एग्रीगेट सप्लाई का यूज करते हैं, जबकि एक्चुअल में मसला यह है कि किन्स में जो एग्रीगेट सप्लाई हमने बताया, वो किन्स में एग्रीगेट सप्लाई होता है यूं एग्रीगेट सप्लाई होता है, दिस इज किन्सियन एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन इसका चूंकि कोई
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, इसलिए इस तरीके का हम एग्रीगेट सप्लाई दिखाते हैं जो कि मिलता है जीडीपी और गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होगी और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो बराबर ही होगी, इसलिए जो जीडीपी होगी वही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, इसलिए इसके इक्वलिटी से हम इसको रिप्रेजेंट यहां पे करने में सफल होते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किन्सियन एग्रीगेट डिमांड। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि किन्सियन एग्रीगेट डिमांड क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड। 12 तारीख के नेट की क्लास ज्वाइन करिए रात 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।